वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज़ पर। आज इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा नंबर 7 का पाठ नंबर 15 पढ़ने वाले हैं और हमारे पाठ का नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। जानते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। इस पाठ के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। जानते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। देखो बच्चों, जो मोहनदास करमचंद गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद अहमदाबाद में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, यानी कि एक आश्रम को बनवाया। इस पाठ में उसी आश्रम के खर्च के बारे में जानकारी दी गई, यानी कि इस पाठ में जो आश्रम में खर्चा होता है, जो उनके खर्च होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। आरंभ में यानी कि शुरुआत में आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 40, जो आगे जाकर 50 के पास पहुंच सकती है। यानी कि जो शुरू में आश्रम में रहने वाले कितने व्यक्ति थे? 40 थे, लेकिन आगे जाकर यानी कि थोड़े ही समय में 50 के आसपास हो गए थे। इस हर महीने करीबन 10 अतिथि, इनमें से 3 या 4 लोग अपने परिवार सहित या अकेले भी हो सकते थे। यानी कि हर महीने करीबन 10 अतिथि यानी कि 10 मेहमान होते थे। इनमें से 3 या 4 लोग अपने परिवार के साथ या फिर कुछ अकेले भी हो सकते हैं। इसलिए रहने के स्थान की जो व्यवस्था है कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि परिवार वाले अलग और शेष लोग साथ रह सकें। यानी कि जो रहने की जो व्यवस्था है, जो रहने का बंदोबस्त है, यानी कि उनकी जो रहने की व्यवस्था की गई थी वो कुछ इस प्रकार होनी चाहिए थी कि जो परिवार वाले लोग हैं वो तो अलग रह सके और जो शेष लोग यानी कि जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो एक साथ रह सके। आश्रम के लिए 50,000 वर्ग फीट ज़मीन की ज़रूरत होगी। यानी कितनी की? 50,000 वर्ग फुट ज़मीन की ज़रूरत होगी। और आश्रम में रहने वालों को कमरे के अलावा 3 रसोई घर और 3,000 पुस्तकों के रखने के लिए एक पुस्तकालय और अलमारियों की भी ज़रूरत होगी। यानी कि जो आश्रम के लिए ज़मीन की ज़रूरत तो कितनी है? 50,000 वर्ग फुट। और जो आश्रम में रहने वाले लोग होंगे उनके लिए कमरों के अलावा रसोई घर और जो 3,000 पुस्तकों के रखने के लिए एक पुस्तकालय और अलमारियों की भी ज़रूरत होगी। खेती के लिए 5 एकड़ ज़मीन और उसके साथ 30 लोगों के काम के लिए खेती, बढ़ई और मोची के औजार की भी ज़रूरत होगी। यानी कि जो खेती है उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन और उसके साथ 30 लोगों के यानी कि 30 लोगों की ज़रूरत होगी जो वहाँ पर काम कर सकें। और मोची के जो यानी कि उनके जो औजार होते हैं औजारों की भी ज़रूरत होगी। इन औजारों का खर्च 5 रुपये और रसोई के आवश्यक सामान का खर्च 150 रुपये तथा प्रति व्यक्ति 10 रुपये तय किया गया। क्या किया गया कि जो औजार का खर्च है वो तो 5 रुपये और जो रसोई के आवश्यक सामान यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए 150 रुपये और प्रति व्यक्ति 10 रुपये तय किया गया।
सामान लाने व मेहमान के लिए आने जाने के लिए बैलगाड़ी और 50 व्यक्तियों का अनुमानित वार्षिक खर्च 6,000 रुपये तय हुआ। यानी कि जो सामान लाने या फिर मेहमानों के लाने या ले जाने के लिए बैलगाड़ी और जो वहाँ पर 50 व्यक्ति रहेंगे, काम करेंगे, उनका जो अनुमानित वार्षिक जो खर्च होगा वो 6,000 रुपये तय कर दिया गया। गांधी जी चाहते थे कि अहमदाबाद को यह सब खर्च उठाना चाहिए और यदि अहमदाबाद उन्हें ज़मीन और सभी के लिए मकान दे तो वे बाकी के खर्च का कहीं और से इंतजाम कर लेंगे। यानी कि गांधी जी चाहते थे कि इन सभी का खर्च कौन उठाए, अहमदाबाद उठाए, और यदि अहमदाबाद उन्हें ज़मीन या फिर सभी के लिए मकान दे दे तो बाकी का जो खर्च है वो उसका इंतज़ाम कहीं और से कर लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि खर्च का अनुमान जल्दी लगाए जाने के कारण उनसे कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी। यानी कि उन्होंने कहा अगर जैसे हमने खर्च का अनुमान लगाया कि इतना खर्चा हो सकता है, ये काम हमने जल्दी में किया है, तो एक आधी चीज़ें छूट भी गई होंगी। साथ ही स्थानीय स्थितियों की जानकारी न होने के कारण, यानी कि सब स्थितियों की, सब चीज़ों की जानकारी न होने के कारण उनके अनुमान में भूल भी हो सकती है। यानी कि जो उनका अंदाज़ा लगाया उन्होंने वो थोड़ा गलत भी हो सकता है। इस लेखा जोखा में उन्होंने राजमिस्त्री, लोहार और शिक्षण संबंधी खर्च को शामिल नहीं किया। यानी कि इस जो लेखा जोखा किया है उन्होंने, जो खर्च का अनुमान लगाया है, इसमें उन्होंने जो राजमिस्त्री हैं, लोहार हैं और जो शिक्षण संबंधी इन सभी खर्चों को शामिल नहीं किया है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पाठ। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार फिर से पढ़ के फिर हम इसके प्रश्न उत्तरों को दोबारा करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद आए थे तो उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी और इस पाठ में उन्होंने आश्रम में होने वाले खर्चों के बारे में बताया है। आरंभ में आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 40 थी, जो आगे होकर 50 के आसपास हो सकती है। हर महीने करीबन 10 अतिथि यानी कि 10 मेहमान इसमें आएंगे रहने के लिए। 3 या 4 लोग अपने परिवार के साथ और कुछ अकेले भी हो सकते हैं। इसलिए रहने के स्थान की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग हैं जो वो अलग रह सकें और जो बचे हुए लोग हैं वो सब एक साथ रह सकें। आश्रम के लिए 50,000 वर्ग फुट ज़मीन की ज़रूरत है और जो आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कमरों के अलावा 3 रसोई घर और 3,000 पुस्तकों को रखने के लिए एक पुस्तकालय और अलमारियों की भी ज़रूरत होगी। आगे है, खेती के लिए 5 एकड़ ज़मीन और उसके साथ 30 लोगों के काम करने के लिए खेती, बढ़ई और मोची के औज़ारों की भी ज़रूरत है। इन औज़ारों का जो खर्च है वो 5 रुपये, रसोई घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके 150 रुपये और प्रति व्यक्ति 10 रुपये तय किया गया। सामान लाने के लिए या और फिर मेहमानों के आने जाने के लिए बैलगाड़ी और 50 व्यक्तियों का अनुमानित वार्षिक खर्च 6,000 रुपये तय किया गया। गांधी जी चाहते थे कि ये सब खर्चा अहमदाबाद को उठाना चाहिए और यदि अहमदाबाद उन्हें ज़मीन या फिर और सभी लोगों के लिए मकान दे दे तो बाकी खर्चों का बंदोबस्त वो कहीं और से कर लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि खर्च का अनुमान जल्दी में लगाया है तो इसके कारण उनसे कुछ चीज़ें
छूट भी गई होंगी। स्थानीय स्थितियों की जानकारी उन्हें नहीं थी, तो इसी के कारण अनुमान गलत भी हो सकता है। इस लेखा जोखा में उन्होंने राजमिस्त्री, लोहार, शिक्षण संबंधी इन सभी खर्चों को शामिल नहीं किया है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पाठ। अब चलते हैं हम इसके प्रश्न उत्तरों पर। सबसे पहले आते हमारे लेखा जोखा प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करते, किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। देखो, हमारे यहाँ कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोग अपने आप नहीं करते, वो किसी पेशेवर यानी कि उसी काम को करने वाले लोगों से करवाते। जैसे कि हमारे घर में पानी वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती है, पाइप ख़राब होता है, कुछ भी होता है तो हम प्लम्बर को बुलवाते हैं। बिजली ख़राब होती है तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो अलग अलग ये काम हम खुद नहीं करते, तो ये काम हम उन्हीं को बुलाते हैं। जो बिजली ख़राब होती है तो बिजली वाले को बुलाते हैं, पानी में प्रॉब्लम होती है तो पानी वाले को बुलाते हैं। तो इसमें हमें यही बात कही गई है। लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले जो औजार हैं, छैनी, हथौड़ी, बसूले इत्यादि, क्यों खरीदना चाहते होंगे? गांधी जी आश्रम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना चाहते होंगे। यानी कि जो गांधी जी आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना चाहते होंगे, इसलिए वह पेशेवर कारीगरों के उपयोग में जो आने वाले औजार होते हैं, जैसे कि छेनी हो गए, हथौड़े हो गए, बसूले हो गए इत्यादि, खरीदना चाहते होंगे। यानी कि उन औजारों को खरीद कर अगर अपने पास रखेंगे तो कोई भी चीज़ खराब होएगी, उनको या तो खुद ठीक करेंगे या फिर आश्रम में रहने वाले लोगों से ठीक करवाएंगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी ने चुस्ती का पता चलता है। सबसे पहले तो हम प्रश्न समझेंगे बच्चों, किसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित यानी कि उसी के साथ कई संस्थाओं और आंदोलनों का नेतृत्व किया है। उनकी जीवनी या फिर उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं, उन किताबों को यानी कि उनके अंशों को चुनिए और जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता लगाइए। चलिए बच्चों, उत्तर पढ़कर जानते हैं। गांधी जी बचपन में स्कूल हमेशा समय पर जाते और छुट्टी होते ही घर वापस चले आते। यानी कि वो स्कूल पर हमेशा समय से जाते थे और छुट्टी होकर सीधा अपने घर आते थे, इधर उधर नहीं घूमते थे। वे समय के पाबंद इंसान थे, यानी कि वो हर काम समय पर ही करते थे। वे कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे, यानी कि बिना जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उन पर भी पैसे खर्च नहीं करते थे। यहाँ तक कि पैसे बचाने के लिए कई बार कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे कि अगर वो किसी में बैठ के जाएंगे तो उन्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे, तो वो उन पैसों को बचाने के लिए पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धन को ज़रूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए, यानी कि ज़रूरत की चीज़ों में ही खर्च करना चाहिए। कुछ किताबों के इन अंशों से हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों आगे प्रश्न नंबर 3 पर। मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है, यानी कि बच्चों का आश्रम है वो खोलना है,
तो इस बजट से प्रेरणा लेते हुए, यानी कि जो बजट आपने पाठ में पढ़ा है, तो इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उनका अनुमानित बजट बताइए और इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना या फिर हटाना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप हटाना चाहोगे और कुछ नई चीज़ों को जोड़ना चाहेंगे। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। सबसे पहले हमें जैसे बॉक्स में दिख रहा है खर्च है 10 लाख। कितना खर्च है? 10 लाख। 10 लाख किसका है? इमारत बनाने का। प्रबंधक है 15,000 मासिक, यानी कि हर महीने 15,000। जो सहायक कर्मचारी हैं हर महीने 35,000। बालकों के वस्त्र, बिस्तर, यानी कि जो उनके कपड़े हैं, बिस्तर हैं, किताबें हैं, शिक्षा की जो व्यवस्था की जाएगी उन सभी के लिए 2 लाख। 2 लाख सालाना, यानी कि साल का 2 लाख। खाद्य पदार्थों पर खर्च, यानी कि खाने पीने चीज़ों का खर्च 25,000। और जैसे बिजली का खर्च है, पानी है, रहने की व्यवस्था है, चिकित्सक वगैरह हैं, इन सभी का खर्च है 30,000। और कुल अनुमानित खर्च हो गया 3,05,000। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार हम खर्च कर सकते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। आपको कई बार लगता होगा कि आप कहीं छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूहना, खाट बुनना करना चाहते हो, कर सकते हैं। करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इनका क्या कारण रहे होंगे, और उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले है कपड़े सिलना। यह काम मुझे बहुत पेचीदा लगता है, इसलिए मैं इसे नहीं कर पाता, यानी कि ये काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इस काम को चाह कर भी नहीं कर पाता। आगे है बच्चों पेड़ पौधे लगाना। मुझे पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे यह नहीं आता, यानी कि पेड़ पौधों की जानकारी। पेड़ लगाना कोई ये काम नहीं है। पेड़ लगाने के बाद उसकी देखभाल करना, समय पर उसको पानी देना, समय पर उसमें दवाइयाँ देना, तो ये सारे काम, यानी कि इन सभी की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता। जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, कार चलाना, कंप्यूटर चलाना आदि काम मैं सीख कर ही छोड़ दूंगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 5। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। देखो बच्चों, यानी कि इस बजट को गहराई से पढ़ने के बाद, यानी कि ध्यान से पढ़ने के बाद जो आश्रम के उद्देश्यों और कार्य की जो प्रणाली है उसके बारे में आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानेंगे। आश्रम में स्वयं, यानी कि खुद काम करने को, यानी कि स्वयं काम करने को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि गांधी जी वे आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि वे आत्मनिर्भर बन सकें। गांधी जी लोगों को आजीविका प्रदान करें, लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर, श्रम को बढ़ावा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहते थे। ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 5। अब है आगे भाषा की बात के प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है
अनुमानित शब्द, अनुमान इत, यानी कि जो अनुमानित शब्द है वो अनुमान में इत, यानी कि जो हम पीछे शब्द जोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय, यानी कि पीछे हमने इत प्रत्यय जोड़ दिया है, यानी कि इत शब्द को जोड़ दिया है। तो इस प्रकार इत जोड़ने पर अनुमान में क्या, अनुमान क्या बन गया, अनुमानित बन गया। तो अनुमान का न नित में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखें, यानी कि कुछ ऐसे शब्द लिखें जिनके पीछे हम इत जोड़कर उनके अर्थ को निकालें। जैसे कि हैं, हमें ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रमाणित, व्यवस्थित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित। तो इन सभी में क्या जोड़ा गया है, इत जोड़ा गया है। जैसे कि प्रमाणित का क्या है, प्रमाण प्लस इत। व्यवस्थित का क्या है, व्यवस्था प्लस इत। द्रवित का क्या है, द्रव प्लस इत। मुखरित कैसे बना है, मुखर प्लस इत। झंकार प्लस इत। शिक्षा प्लस इत। और मोह प्लस इत। और चर्चा प्लस इत। इन प्रत्ययों की भांति, यानी कि इन प्रत्ययों की तरह इक प्रत्यय से भी शब्द, ये तो क्या था इत, अब क्या है इक। तो इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि शब्द का जो पहला जो शब्द है उसमें भी बदलाव हो जाता है। जैसे कि सप्ताह प्लस एक, साप्ताहिक। तो पहले तो हमारा क्या बन रहा था, ये सप्ताहिक, लेकिन अब क्या बन गया, साप्ताहिक। तो यानी कि इसमें इक जोड़ने से जो हमारा पहला अक्षर है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, उसमें भी बदलाव हो जाता है। नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक, दैनिक। तो इसमें सभी में क्या जोड़ा गया है, इक इक जोड़ा गया। जैसे कि मौखिक है तो मुख प्लस इक। संवैधानिक है संविधान प्लस इक। प्राथमिक है प्रथम प्लस इक। नैतिक है नीति प्लस इक। पौराणिक है पुराण प्लस इक। और दैनिक है दिन प्लस इक। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 2, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी। दो शब्दों को जोड़ने से बने, जैसे कि बैलगाड़ी, बैल और गाड़ी, तो उन दो शब्दों को जोड़कर हमने क्या बनाया है, बैलगाड़ी बना दिया है। ऐसे ही है आपका घोड़ा गाड़ी, घोड़ा अलग है गाड़ी अलग है, इन दो शब्दों को जोड़कर हमने एक शब्द बना दिया है। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी कि शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। तो ऐसे ही समासिक शब्दों को तत्पुरुष समास कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि 6 शब्द और सोचिए और बताइए। सबसे पहले है बच्चों धनहीन, यानी कि धन से हीन, जिसके पास धन नहीं है। देखो धन है, जैसे कि हमने ऊपर उन्होंने क्या बताया है कि जो आपका दूसरा शब्द है उसी से आपको पूरा अर्थ पता चलेगा, यानी कि जो पहले का अर्थ है आप दूसरे के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब धनहीन, अब धन माल भी हो सकता है, धन के साथ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हीन सा आया तो हमें क्या पता चला है, वो धन से हीन है, यानी कि उसके पास धन नहीं है। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, यानी कि रेलगाड़ी, रेल पटरी, रेल से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा दूसरा शब्द क्या है, भाड़ा, तो उसी से हमें रेल का मतलब भी पता चला है कि रेल के लिए भाड़ा। आगे है रसोई घर, इसमें दो शब्द क्या है, एक रसोई और दूसरा
घर, तो रसोई के लिए घर। आगे है बच्चों आकाश वाणी। तो इसमें एक शब्द है आकाश, दूसरा है वाणी। तो आकाश से वाणी। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, देश विदेश, देशद्रोही, देश के साथ तो कुछ और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन निकाला शब्द का हमें पता चलता है तो हमें दूसरे शब्द से ही पहले शब्द का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। पाप मुक्त, तो ये क्या, इसमें क्या है, पाप से मुक्त। ये हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त होता है और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो, पाठ तो हमारा यहाँ समाप्त भी हो गया, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आप सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।